आज के शो में वजीर आजम की JIT में पेशी, क्या तारीख साज दिन। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। मखसूस एजेंडा चलाने वाली फैक्ट्रियां, वजीर आजम का इशारा किस तरफ। मियां शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो मुझे तो बहुत यकीन है कि JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। JIT में खादिम पंजाब की अगली पेशी, अहमियत क्या। अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हकाइक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूं आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मामला आज का दिन, वजीर आजम साहब की पेशी तो है 3.25 घंटे की, उसके बाद जो उन्होंने तकरीर करी है मोहतरम वजीर आजम ने, वो बड़ी अहम है। उसके 3 हिस्से करते हुए प्रोग्राम को स्टार्ट करते हुए, जिसमें पहला अकाउंटेबिलिटी का हिस्सा है, जिसमें वो कहते हैं कि ये अकाउंटेबिलिटी उनके खानदान के साथ पहली बार नहीं, इससे पहले भी हो चुकी है। 3 नस्लों की अकाउंटेबिलिटी हो चुकी है। वो 1970s में नेशनलाइजेशन से शुरू करते हुए जनरल मुशर्रफ के दौर में होने वाले ट्रायल और फिर आज के दौर के तसलसल को समझते हुए, उसको एक तसलसल समझते हैं इस पूरे और कहते हैं 1970 फिर मुशर्रफ और फिर आज का दिन, ये तमाम अकाउंटेबिलिटी हुई है। हमारे खानदान की शरीफ फैमिली की अकाउंटेबिलिटी हुई है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्योंकि इसी अकाउंटेबिलिटी वाले एक दूसरा हिस्सा इसका यह है कि वो कहते हैं कि ये मामला, इसका ताल्लुक मेरी गवर्नेंस से नहीं है, जाती कारोबार से है। इसका ताल्लुक जाती कारोबार से ताल्लुक है, तो इसको गवर्नेंस से ना जोड़ा जाए। यानी मेरी जो एज अ वजीर आला पंजाब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान करप्शन नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट की करप्शन नहीं है। इसका ताल्लुक सरन जो है मेरी फैमिली, मेरे बिजनेस से है, इसका मेरे गवर्नेंस से ताल्लुक नहीं है। अब जो उसके बाद अहम बात है वो इलेक्शन और JIT की बात है कि असल जो JIT है वो अवामी JIT है, जो अपना फैसला सुनाएगी 2018 के इलेक्शंस में। अवाम का हवाला दिया, 20 करोड़ अवाम का हवाला दिया कि वो मेन JIT है, वो असल JIT जिसमें हम जाएंगे। और फिर उसके बाद अहम तरीन बात जिस पर प्रोग्राम में बात होने लगी आज, कि हम ये जरूर जानेंगे कि वो कौन सी मखसूस एजेंडे की फैक्ट्रियां हैं जो इस मुल्क में चल रही हैं, जो अवामी फैसलों को रोंद रही हैं, जिनसे न सिर्फ आइन और जमहूरियत को खतरा है बल्कि उससे कौमी सलामती को खतरा है। ये बड़ा अहम सवाल आज प्रोग्राम में उठाएंगे। वजीर आजम ने वो क्या बात है जो वो कहना चाहते थे लेकिन उन्होंने नहीं कही। उन्होंने कहा मैं कहना चाहता हूं, मैं नहीं कह रहा, मैं कहूंगा, किसी और वक्त पर कहूंगा, आवाम के सामने, मीडिया के सामने कहूंगा। वो किन फैक्ट्रियों की बात करते हैं, वो किन साजिशों की बात कर रहे हैं, क्या धरनों की तरफ इशारा है, किस तरफ इशारा है, प्रोग्राम में जानते हैं। बड़े सीनियर सियासी तज्ज़े निगार, कॉलम निगार, आप इस वक्त ऑथर हैं, जनाब रसूल बख्श रईस साहब मेरे साथ मौजूद हैं, DSNG पे ज्वाइन कर रहे हैं हमें। बहुत शुक्रिया रसूल बख्श रईस साहब ने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। ब्रिगेडियर हाथ साहब सीनियर दिफाई तज्ज़े निगार हैं, हमें कराची स्टूडियो से ज्वाइन कर रहे हैं। बैरिस्टर शाहिदा जमील साहिबा माहिर कानून हैं, सीनियर माहिर कानून कराची से साथ मौजूद हैं। तीनों मोहतरम शख्सियात का बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन किया। डॉक्टर रमेश कुमार साहब कुछ ही देर में हमारे साथ होंगे। रसूल बख्श रईस साहब, पहले सर आपकी तरफ आते हुए, सर ये कौन सा खतरा है इस मुल्क को, आइन को, जमहूरियत को, कौमी सलामती को, ये कौन सी फैक्ट्रियां हैं रसूल बख्श रईस साहब आपकी नजर में? मेरा नहीं ख्याल है कि कौम को कोई ख़तरा है या रियासत को कोई ख़तरा है जी। रियासतें तो कमज़ोर उस वक्त होती हैं जब कानून की हुक्मरानी कमज़ोर होती है, जब रियासत के इदारे कमज़ोर होते हैं। जब रियासत के इदारे मजबूत होते हैं, कानून की हुक्मरानी मजबूत होती है, तो मुआशरा भी मजबूत होता है, रियासत भी मजबूत होती है और इज्तमाई सलामती भी मजबूत होती है। तो जो कुछ हुआ है पिछले 15-20 साल में, वो ये हुआ है कि इदारों को अपने मफादात के पेश नज़र कमज़ोर किया गया है। रियासत एक चीज़ है, हुकूमत एक चीज़ है। हुकूमत एक जुज़्व है, कुल नहीं है। कुल रियासत है और रियासत इदारों से तरतीब पाती है, जिसमें कि अदलिया है, इंतज़ामिया है, मुक़न्नना है। अगर इदारों पर चंद शख्सों का, अशख़ास का कब्ज़ा हो जाए कि पार्लिमान भी उनके ताबे हो, क्योंकि वो अक्सरियती जमात हैं, या जमातें डायनास्टिक हो जाएँ जिस तरह हो चुकी हैं हमारे मुल्क के अंदर, तो फिर वो मुख्तलिफ़ इदारों के सरबराह वो लोग लगाते हैं जो उनकी ग़ुलामी और ताबेदारी ज़्यादा करते हैं, कानून की पासदारी कम करते हैं।
पाकिस्तान के बारे में जो कुछ पिछले 30 साल में लिखा गया है उसका निचोड़ ये है कि कमज़ोर रियासत, कमज़ोर मुआशरा और कमज़ोर से कमज़ोर तर होता चला गया है। अच्छा, अब एक मुख्तलिफ चीज़ हो रही है जो मियाँ साहब को और उसके हवारियों को समझ नहीं आ रही। अच्छा, वो ये है कि रियासत के इदारे सवाल छोटा सा अपने इख्तियारात को तो सर एक ज़मीनी सवाल में अगर आपसे पूछूं अपने इख्तियारात, सर इसी को एक्सप्लेन करते हुए एक ज़मीनी सवाल आपके सामने रखता चलूं सर, ये जो आज का दिन है, आज जमहूरियत मजबूत हुई है, जमहूरियत कमजोर हुई है, आज के दिन को आप रसूल बख्श रईस साहब किस तरह देखते हैं? अगर इसी कॉन्टेक्स्ट में ये दूसरा सवाल आपसे सामने रख दूं। जी बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि जमहूरियत मजबूत हुई है। जमहूरियत को हम इबारत करते हैं कानून की हुक्मरानी से। कानून की हुक्मरानी के बगैर कोई जमहूरियत नहीं होती। अगर कानून आपके हाथ में आ जाए और खिलौना बन जाए, बेशक लोग आपके साथ हों, तो वो जमहूरियत नहीं होती, वो आमरीत होती है, ये शख्सी हुकूमत होती है। आज मियाँ साहब पेश हुए हैं और उनको मौका दिया गया है कि अपनी सफाई पेश करें, ताकि फ़ैसला करने से पहले सुप्रीम कोर्ट GIT के ज़रिए मुकम्मल तफ्तीश करे और वो सबूत पेश करें कि उनकी दौलत कैसे बनी, मुल्क से बाहर कैसे गई, पनामा में जाके उसने कैसे ठहराव किया और फिर अपार्टमेंट कैसे ख़रीदे गए, कुवैत से कतर से पैसा कैसे आया। ये तमाम चीज़ें हैं जो उनको मौका दिया जा रहा है सफाई का। और मुल्ज़म को, अगर कोई भी मुल्ज़म हो, ये वज़ीर आज़म है पाकिस्तान पे कि जिनके ऊपर इल्ज़ाम है, ये नहीं है कि इल्ज़ाम साबित हो चुका है, लेकिन इल्ज़ाम अगर है तो उनको मौका मिलना चाहिए। उनको मौका मिला है और मैं समझता हूँ कि ये अच्छी रिवायत आज पाकिस्तान में कायम हुई है। सही है। और माजी में जो लोग रहे हैं, हम समझते हैं कि उनका भी एहतसाब होना चाहिए, सिर्फ मियाँ साहब का नहीं होना चाहिए, बड़ी अच्छी बात सबका होना चाहिए। बड़ी अच्छी बात रईस साहब ने की है। मैं इसी बात को बढ़ाते हुए, क्योंकि जो आपने बात की है कि आपने इदारों का भी समझाया किस तरह क्या है क्या नहीं, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, सर आपने किस तरह इस बात को लिया? हारिस नवाज साहब, ये कौन से इदारे, ये फैक्ट्रियां किधर हैं, ये जो इस वक्त मखसूस एजेंडे को प्रमोट करती हैं, अवामी फैसलों को रोनती हैं और उससे कौमी सलामती को खतरा होता है? हारिस नवाज साहब, ये कौन सी फैक्ट्री है जिसकी तरफ वज़ीर आज़म इशारा कर रहे हैं? प्लीज टेल अस हारिस नवाज साहब। देखें, जो उन्होंने बात की है फैक्ट्रियों की, वो बड़ी क्लियर एंड आई डोंट मिन्स माई वर्ड्स। बेसिकली उन्होंने बात की है फ़ौज के अदारे की और उसके बाद अदलिया के अदारे की जी। ये दो फैक्ट्रियों की बात कर रहे हैं, जबकि इनको ये बड़ा क्लियर पता है कि इस वक्त आर्मी बिल्कुल न्यूट्रल है। आर्मी का स्टांस इज़ वेरी क्लियर। इफ़ प्राइम मिनिस्टर इज़ गिल्टी, ही इज़ गिल्टी। इफ़ ही इज़ नॉट गिल्टी, ही इज़ नॉट गिल्टी। नथिंग टू बी मैनिपुलेटेड। इट्स वेरी क्लियर। ये पिछले 8-9 साल से आर्मी का स्टांस है और आर्मी को, मेरे ख्याल में सबको डाउट क्लियर हो गया इस वक्त कि किस तरीके से आर्मी बिहेव कर रही है। और डॉन लीक्स के बाद उनकी जो स्टेटमेंट थी प्राइम मिनिस्टर के लिए और जमहूरियत के लिए, वो सबको पता है, आया है और क्लियर उससे बात ये हो गई है। बात यह है कि ये मिसअंडरस्टैंडिंग जान के क्रिएट की जा रही है, ये एक अभाम पैदा किया जा रहा है ताकि ये कह सकें कल को कि हमारे साथ इंसाफ नहीं हुआ। आप मुझे ये बताइए, कितनी एक इंसल्ट की बात है कि चीफ एग्जेक्टिव ऑफ अ कंट्री वो एज एन एक्यूज्ड एक 20 और 21 ग्रेड की GIT के सामने पेश होते हैं जी। और फिर वो आके जो स्टेटमेंट देते हैं, बाहर आके पढ़ते हैं, वो पढ़ने की हैरानी की बात है। ठीक है, अच्छा, मैं हारिस साहब, रमेश कुमार साहब भी साथ हैं, मैं इंट्रोड्यूस कराता चलूं उनको। नून लीग के MNA सीनियर रहनुमा, हमें के मरकजी रहनुमा साथ हैं। इंट्रोड्यूस कराते हुए हारिस नवाज साहब अपनी बात प्लीज कंटिन्यू करें। रमेश कुमार साहब से फिर हम सवाल आगे पूछेंगे। हारिस नवाज साहब, क्या कह रहे थे आप? तो मैं ये बात कर रहा था, वो आके ये कहते हैं कि मैंने वो तमाम सबूत और ज़राए जो उन्होंने अपनी स्पीच में कहा था वो मैंने जमा करा दिए GIT में। और बाद में फिर उन्होंने बड़े मज़े की बात की कि ये तमाम सबूत मैं पहले ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा चुका हूँ, उनके पास मौजूद हैं। इसका मतलब कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही वो उनकी बातों को एक्सेप्ट नहीं किया, इसीलिए GIT बनाई है। सही, लेकिन सर आपने GIT में भी वही सबूत दिए हैं। सर ये तो आगे समात की बात है ना, जो प्रोसीडिंग्स में मैं उस पर सवाल पूछूंगा, लेकिन आप ये कहते हैं कि फैक्ट्रियों से मुराद फौज या मुबैना तौर पर अदलिया है, ये आपकी इंटरप्रिटेशन है? इस पे डाउट नहीं होना चाहिए और ये एक नहायत ही एक गलत बात है कि आप अपने मुल्क के वो अदारे नेशनल सिक्योरिटी के जो इस वक्त आप लाइन ऑफ कंट्रोल पे हालात देखें। सर आपने वही इंटरप्रिटेशन की हारिस नवाज साहब जो इमरान खान साहब ने इंटरप्रिटेशन की है, मतलब इसकी कि वो साजिश जो है, ये साजिश का इशारा उन्होंने, इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे ख्याल में। और ये इंटेंशनली जो है ये फौज को और अदलिया को बदनाम करने की कोशिश की गई है, उनको अंडरमाइन करने की कोशिश की है ताकि अवाम का एतमाद इनके बदले उठ जाए, जो कि आपके दुश्मनों का एजेंडा है। ये प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान की अगर ये सोच है
ये बचा रहा है, तो मेरे ख्याल में आई लॉट ऑफ माय रिजर्वेशन। ठीक है सर, आपकी रिजर्वेशन है। रमेश कुमार साहब से हम जानेंगे उनकी क्या इस पर मौकिफ है कि ये किस तरफ इशारा आखिरकार हुआ है। और वैसे शायद जमील साहब के कानूनी रसूल बशरी साहब भी साथ हैं, हारिस नवाज साहब भी साथ हैं। आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक कुछ अहम मामला बेनकाब होंगे, होने क्या जा रहा है इस पर आएंगे। शहबाज शरीफ साहब की अगली हियरिंग कितनी अहमियत की हामिल है, ये जानेंगे इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। जो कुछ हो रहा है ये करप्शन का कोई इल्जाम नहीं है मेरे पर, ये कोई खुर्द का कोई इल्जाम नहीं है, उससे कोई ताल्लुक नहीं है, सरकारी खजाने से कोई ताल्लुक नहीं है। ये हमारे खानदान के निजी और जाती कारोबार और उसके मामलात को ही उलझाया और उछाला जा रहा है। अवाम के फैसलों को रौंद कर मखसूस एजेंडे चलाने वाली फैक्ट्रियां अगर बंद न हुई तो आइन और जमहूरियत ही नहीं, मुल्क की सलामती भी खुदा न खास्ता खतरे में पड़ जाएगी। अब कठपुतलियों के खेल नहीं खेले जा सकते। मैं और भी बहुत कुछ कहना चाहता हूँ जो इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में आपसे भी और इंशाअल्लाह कौम से भी कहूँगा। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब अहम तरीन मामला, अहम तरीन तकरीर वजीर आजम पाकिस्तान की, उसमें अहम तरीन निशानदही या इशारा किस तरफ, सवाल यह है। अभी ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में साथ हैं। वो कहते हैं इशारा फैक्ट्रियों से मुबैना तौर पर उनकी नजर में फौज या अदलिया की तरफ है। यही इमरान खान साहब ने कहा है, दैट इज नॉट अननेचुरल, ये लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। डॉक्टर रमेश कुमार साहब वजीर आजम पाकिस्तान किस तरफ इशारा कर रहे हैं? डॉक्टर रमेश कुमार साहब जब वो ये कहते हैं कि फैक्ट्रियां हैं जो इस वक्त रोके अवाम के मैंडेट को, अवाम के फैसलों को। रमेश कुमार साहब। सैफान खान, ये जो बात इंटरप्रिटेशन वाली जो की गई इमरान खान की तरफ से तो हो तो समझ में आती है, वो एक पॉलिटिकल लीडर है और वो हमेशा अपनी तरफ जो उंगली होती है वो किसी न किसी इदारे की तरफ मोड़ देते हैं। मगर मेरे भाई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब और रसूल बख्श रईस साहब तो हमारे ऐसे समझ लो के उस्ताद हैं। मैं खुद आर्टिकल लिखता हूँ, उनको फॉलो करता हूँ कि किस तरीके के उनके आर्टिकल होते हैं और उनकी तरफ से ऐसी बातें मुझे समझ से दूर है। मेरी समझ से बात सिंपल में ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने आज एक तारीख लिख ली कि JIT को, अगर जुडिशरी को हम नहीं मानते होते तो जुडिशरी को नहीं कहते कि आप इस चीज़ की इंक्वायरी करो, और जुडिशरी इंक्वायरी का जुडिशरी एक JIT बनाए और उस JIT को जिस तरीके से वो कहे। हकीकत में प्राइम मिनिस्टर का कुवैत का भी टूर था, मगर उन्होंने कहा नहीं, उन्होंने बुलाया है, मैं क्यों एक दिन भी डिले करूं। और इस किस्म का उनके साथ कोऑपरेशन हो रहा है। ग्रीवेंसेस अगर JIT को हमसे या हमसे हमें JIT से है, ये तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट इदारा है जहां पे सुप्रीम कोर्ट में हम जा रहे हैं। सर ये फैक्ट्रियां PTI और पीपल्स पार्टी को किसको कहा ये फैक्ट्रियां? ये जो फैक्ट्रियां इन्होंने कहा है कि जो अवामी फैसलों को रोन रही है, ये 20 करोड़ अवाम है। इन 20 करोड़ अवाम में सिर्फ पाकिस्तान की सियासत के ऊपर PTI, पीपल्स पार्टी, PMLN, जमायत इस्लामी, इन 5 पार्टियों से ज़्यादा बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो एलिमेंट्स, मुख्तलिफ लोग जो है ना किसी न किसी एजेंडा के ऊपर शामिल होते हैं। कोई डिस्टेबलाइज करने के चक्कर में होता है, कोई किसी की स्ट्रेंथ होता जाता है उसको चक्कर में होता है, कोई इंटरनेशनली जो हमारी ज्योग्राफिकल पोजीशन है उसकी वजह से वो अटेंशन। हर आदमी का अपना एक मोटिव है जो किसी न किसी तरीके से मुल्क को ये इन पार्टीज के अलावा, सर माजरत हूं आपको काट रहा हूं, लेकिन इन पार्टीज के अलावा रमेश कुमार साहब जो एलिमेंट्स हैं वो किधर किसी इदारों में काम करते हैं, मीडिया में हैं, मतलब किस कोई निशानदेही? क्योंकि वज़ीर साहब ने कहा मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूं, वक्त आने पर कहूंगा। आपको जानते हैं रमेश कुमार साहब वो क्या कहना चाहते हैं और वो इस वक्त क्यों नहीं कह रहे, वो किस वक्त के इंतजार में है? रमेश कुमार साहब। सैफान खान जो पहले जो खदशे होते थे जो धरनों के टाइम पे थे, मेरे ख्याल में इस वक्त उस तरफ कोई इशारा PMLN का नहीं है। जो धरनों के टाइम पे जो इशारे थे, इस वक्त फौज इंडिपेंडेंट है, अदलिया के ऊपर हमें एतमाद है जी। इस वजह से मैं नहीं समझता हूं हमारे इशारे उस तरफ है। अच्छा। बाकी रही बात और कौन से इदारे हैं, मुझे ये बताएं कि मुल्क के अंदर दहशतगर्दी कैसे होती है, हमारे लोग ही इन्वॉल्व होते हैं। तो लाजमी नहीं है कि कौन बंदा है क्या कर रहा है, किसी न किसी एजेंडा के तौर मुल्क को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये उसके साथ उस मूवमेंट में मिल जाते हैं। फिर वो PTI की मूवमेंट हो डिस्टेबलाइजेशन की, या जमायत इस्लामी की मूवमेंट हो, जिसकी भी मूवमेंट होती है जो इस मुल्क को जो जिस तरक्की की राह के ऊपर गामजन है
उसको कमजोर करने के लिए, उसको कमजोर करना मींस पाकिस्तान को कमजोर करना। आज जो पाकिस्तान के इकोनॉमिकली इंडिकेटर्स जा रहे हैं वो हर एक के लिए क्वेश्चन मार्क है कि अगर पाकिस्तान इस तरीके से तरक्की करता जाएगा, इस तरीके से ग्वादर पोर्ट काम करेगा, इस तरीके से सीपैक जो है वो एक्टिव होगा, तो खित्ते के अंदर पाकिस्तान की अहमियत और बढ़ जाएगी। जो हमारे जो पड़ोसी मुल्क है उनको भी सोचना चाहिए कि पाकिस्तान, आदमी बोलता है कि मेरा पड़ोसी शहरी अगर सुखी होगा तो मेरे पड़ोस में भी, मेरे शहर में भी सुखी होगी, मेरे इलाके में। आपका पॉइंट समझ रहा हूं, पड़ोसी मुल्क जो इंटरनेशनल एजेंडा के ऊपर चलते हैं, रमेश कुमार साहब चाहते हैं कि पाकिस्तान फरमा रहे रमेश कुमार साहब, हारिस नवाज साहब आप तक बात पहुंच रही है, ये फौज और अदलिया नहीं है, पहले तो ये क्लैरिफिकेशन हो गई है। रमेश कुमार साहब कह रहे हैं ये वो एलिमेंट्स है जो दहशतगर्दी करते हैं, उनसे मुमासलत रखते हैं, ये वही सिमिलैरिटी है जो मुल्क में अनसर्टेनिटी क्रिएट करते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब आप गलत समझ रहे हैं, आपने गलत इंटरप्रिटेशन किया। हारिस नवाज साहब देखें, बात किया कि और किसके मुतालिक बात की है, जिस तरीके से राना सनाउल्लाह कहते हैं, उसके बाद तला साहब MNA कहते हैं कि जी ये एक कसाई की दुकान है, इट्स नॉट अ JIT। उसके बाद अभी स्टेटमेंट दिया राना सनाउल्लाह ने कि जब शहबाज शरीफ साहब JIT में जाएंगे तो JIT के 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये अल्फाज आप ऐसे बात करते हैं। उसके बाद अदलिया के ऊपर जो अटैक किए जा रहे हैं, फिर 20 करोड़ JIT, 20 करोड़ आवाम की अदालत है। पहले तो आप यहाँ से तो क्लियर हों, आपने इतने अरसे में जो सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ भी दिया, आप वही कहते हैं कि मैंने आज तो राना सनाउल्लाह के बयान और क्या किया? इस वक्त दानियल अजीज के बयान की बात नहीं हो रही, वजीर आजम पाकिस्तान के बयान की बात हो रही है कि वजीर आजम पाकिस्तान का जो बयान है आज, हारिस नवाज साहब आप उस पर कह रहे हैं कि वो बयान जो है वो फौज और अदलिया के ऊपर उन्होंने बोला है। रमेश कुमार साहब कह रहे हैं ऐसा नहीं है। और कौन सी फैक्ट्री है मुझे ये एक बात करूंगा, यही 2 अदारे रह गए हैं ना। तीसरा तो हुकूमत है। अगर हुकूमत तो चीफ एग्जीक्यूटिव के साथ है। सर वो कह रहे हैं जो दहशतगर्द होते हैं ना, नॉन स्टेट एक्टर्स जो होते हैं, ऐसे एलिमेंट्स जैसे दहशतगर्द होते हैं, इस तरह के इदारे हैं जो इस मुल्क में ऐसी कोई दहशतगर्द नहीं है। दहशतगर्द तो इंडिया से आ रहे हैं या अफगानिस्तान से आ रहे हैं, वो तो इनको सपोर्ट करते हैं, इनकी हमायत में बोलते हैं। मैं प्रोग्राम में, इंडियन प्रोग्राम में जाता हूँ डिबेट्स में इंडिया में, वो ओपनली कहते हैं कि वी विल नॉट लेट दिस गवर्नमेंट गो अवे। ठीक है, मैं क्योंकि रसूल रईस साहब भी कुछ कहना चाह रहे हैं, हमारे सवाल साहब का पॉइंट ऑफ व्यू आ रहा है। सफान खान एक मिनट, पहले ले लूं रमेश साहब, अच्छा आप फरमा ले पहले। रमेश साहब आप बताएं, ये जो केस है जी, नहीं ये केस करप्शन का नहीं है, ये एक सियासी केस है। करप्शन का अगर केस होता, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब मेरे दोस्त हैं, वो जिस टाइम पे अच्छी पोजीशन के ऊपर थे, मियां साहब की उस टाइम हुकूमत खत्म हुई थी, अगर उस टाइम पे कोई भी चीज होती तो सारी चीजें सामने आ जाती। जिससे ये अपार्टमेंट खरीदे गए हैं, वी शुड बी वेरी क्लियर। हारिस नवाज साहब जिस पोजीशन पे 2003-4 में थे, हारिस नवाज साहब जिस पोजीशन पे 2003-4 में थे, बॉस्ट एक हाईएस्ट पोजीशन थी। मैं इसके पास जाता था, कभी कभार हम भी इनके पास चाय पीने जाते थे। किसकी बात कर रहे हैं आप? पैसा है जो ये कौन हारिस नवाज साहब किसी पोजीशन पर 2003-4 में कौन सा पोजीशन पर? रमेश कुमार साहब क्या कह रहे हैं? करता धरता थे, ज्वाइंट चीफ के पास ये करता धरता थे। उस वक्त इनका बहुत अच्छा रोल था जब मियां साहब की हुकूमत को भी खत्म किया गया था। अगर ऐसी मियां साहब की कोई भी करप्शन उस दौर में होती तो वो सारी चीजें चलिए मैं ये हारिस नवाज शाहिदा जमील साहब यही नहीं है, ये तो डील करके शाहिदा जमील साहबा, ये वज़ीर आज़म पाकिस्तान आज किस तरफ निशानदेही कर रहे हैं? शाहिदा जमील साहबा, क्या अदलिया, क्योंकि आपका ताल्लुक अदलिया से रहा है, आप वकील हैं, सीनियर माहिर कानून है, किस तरफ इशारा है वज़ीर आज़म पाकिस्तान का? क्या ये गलत इंटरप्रिटेशंस हो रही हैं जिस तरह लोग कर रहे हैं, या रमेश कुमार साहब सही कह रहे हैं इस वक्त आपकी नजर में? शाहिदा जमील साहबा, नहीं, अफसोस से कहना पड़ता है, देखिए JIT जो है, अदलिया ने खुद कहा है कि वो हमारी शाख है, हमारे अंडर है जी। तो JIT को समझ लें कि वहाँ पे अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन हुई उनके इन्वेस्टिगेशन में तो बड़ी कॉन्सिक्वेंसेस होंगी। ये रिमार्क्स हैं फ्रॉम द बेंच, और उन्होंने ये वाजे किया है कि वो उनकी बनाई हुई चीज़ है, लिहाजा आप समझें उसको एक्सटेंशन है ऑफ द जुडिशरी। अब ये कहना कि ये साजिश है, कठपुतलियाँ कर रहे हैं, किसके ज़रिए से तो हो रही है, आ रही है थ्रू द जुडिशरी। तो जब हम बात करते हैं कि जी टेररिस्ट या नॉन स्टेट एक्टर्स, उनका तो यहाँ पे कोई नाम निशान नहीं है। ये प्रोसेस में ये चीज़ ही बिल्कुल और है, ये जुडिशल प्रोसेस अपने तर पे चल रही है। एक दूसरा है कि जिस तरीके से नवाज शरीफ साहब ने बात की है, अफसोस से कहना पड़ता है कि हकीकतन जब उन्होंने बात की कि अगर मामला ख़राब हुआ तो नतीजा है कि ये पाकिस्तान ख़तरे में आएगा।
मुझे तो लगता है कि जैसे आसिफ जरदारी साहब ने बात की थी ईंट से लेके ईंट बचाने की, उसी तर्ज में उन्होंने जो एग्जैक्ट जुमला कहा है, उन्होंने जो एग्जैक्ट जुमला कहा है, उन्होंने कहा है कि जो अवामी फैसलों को रोनते हैं ये मखसूस एजेंडे वाली फैक्ट्रियां अगर बंद ना हुई तो न सिर्फ जमहूरियत और आइन को बल्कि कौमी सलामती को खतरा है। तो उन्होंने इन फैक्ट्रियों का हवाला देते हुए कहा है जो रोंद रही है अवामी फैसलों को, ये उन्होंने नहीं कहा कि गलत अगर फैसला मेरे खिलाफ आ जाए तो स्टेट मतलब धमकी है, ये धमकी है। जाहिर है कि आप बात कर रहे हैं कि अगर ये मामला इस तरफ ना हुआ तो फिर उसका नतीजा है कि मुल्क खतरे में। इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। सबसे पहले ये गलत फहमी फैलाना है कि कहने के लिए कि ये मिसअप्रोप्रिएशन और इन चीज़ों के जो पब्लिक मनी है, जो आवाम के पैसे हैं टैक्स के थ्रू, ये पैसे उसमें इस्तेमाल हुए कि नहीं, ये है सवाल। तो ये कहना कि हमारे ज़ात से ताल्लुक़ है, आवाम के पैसों से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये गलत है। पूरी जो अंदाज है वो है, तफ्तीश जो है वो ये देख रही है कि ये पैसे कहाँ से आए। अगर ज़ात से आए तो कोई मसला नहीं, अगर ये पैसे अवाम के पैसों से आए हैं तो मसला फौरन बनता है और 62, 63 जो है फौरन अट्रैक्ट होता है। लेकिन आपने ये कहा कि ये धमकी है। रसूल बख्श रईस साहब, राना सनाउल्लाह साहब ये कहते हैं शहबाज शरीफ साहब की हियरिंग धमकी प्राइम मिनिस्टर तो फिर भी तीसरी मरतबा इलेक्ट होके आया है। जरा मुझे बोलने दे। अच्छा रमेश कुमार साहब, आप पहले क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं धमकी की, आप कह रहे हैं धमकी नहीं है ये, इस पर आप कहते हैं धमकी नहीं है। मैं बात कर रही हूं, प्राइम मिनिस्टर वहां पे पेश हो रहा है, रमेश कुमार साहब मेरी बात पहले सुने, स्टेटमेंट दे रहा है। आप मेरी बात जरा सुने, आप मेरी बात सुने तहम्मुल के साथ। बात यह है कि हम भी शहरी हैं, हम भी सुनते हैं, और जिस तरह से उन्होंने सलामती और इस चीज का नाता जोड़ा है वो उनको नहीं करना चाहिए था। मैं सोचती हूँ बहुत मायूस हुई मैं सुन के कि उन्होंने ये नाता जोड़ा, नहीं करना चाहिए था। ये उसी कैटेगरी में आता है धमकियों में, नहीं करनी चाहिए। हम एक्सपेक्ट नहीं करते कि वो इस लेवल एक वजीर आजम एक मुल्क का इस तरह बात करें। ठीक है रईस साहब, मैं रसूल बख्श रईस साहब से भी सवाल पूछना चाह रहा हूं कि रसूल बख्श रईस साहब इसी बात, मैडम शाहिदा जमीला साहिबा, अच्छा रसूल बख्श रईस साहब से पहले पूछूं फिर रमेश कुमार साहब की तरफ की बात करता है, इलेक्टेड गवर्नमेंट को गिराने की बात करता है, दरवाजे बंद करने की बात करता है, वो बातें क्या सही है? अच्छा मैं एक सेकंड अगर एक साथ बोलेंगे तो किसी की आवाज नहीं कि रसूल बख्श रईस साहब, अभी राना सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि जब शहबाज शरीफ साहब को जेआईटी बुलाएगी तो उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। ये साउंड बाइट है जो सुनाएंगे भी हम थोड़ी देर में। रसूल बख्श रईस साहब, क्या ये थ्रेट है या उनको बहुत कॉन्फिडेंस है कि शहबाज शरीफ के पास कोई ऐसे सबूत हैं या कुछ ऐसे कागजात हैं जो पेश करेंगे जेआईटी में तो कुछ 14 तबक रोशन हो जाएंगे जेआईटी के? व्हाट इज दिस रसूल बख्श साहब, ये थ्रेट है क्या है? देखिए मेरा ख्याल ये है कि पहले आप किसी को बात करने देंगे। जी रसूल बख्श रईस साहब, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, शाहिदा साहब एक सेकंड, रसूल बख्श रईस साहब से बात हो रही है। रसूल बख्श रईस साहब प्लीज अगर बताएं। जी मैं समझता हूँ कि राना सनाउल्लाह साहब हमारे मोहतरम हैं, सब लोग जो मुंतखब होके आए हैं, किसी भी जमात से ताल्लुक़ उनका हो, काबिल एहतराम है, लेकिन उनका ये बयान और रोज़ाना जो 3-4 बयान मीडिया पे देते हैं उनको एक तसलसल के साथ और मिला के देखना चाहिए। कई बयान वो दे चुके हैं जेआईटी के बारे में जो उन्होंने कहा है कि ये तो मुतनाज़ा है और ये जानू कपत्ती है और ये इसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। देखिए जिस तरह से मोहतरमा जमील साहबा बात कर रही थी कि जेआईटी अलहदा से कोई चीज़ नहीं है, ये एक फ़ैसले का हिस्सा है जो सुप्रीम कोर्ट का है, उसकी हैसियत सुप्रीम कोर्ट जैसी ही है। वो सुप्रीम कोर्ट के एक आलाकार के तौर पे वो काम कर रहे हैं। अगर उनके बारे में ये बात की जाती है कि वो ट्रांसपेरेंट नहीं है, इंसाफ नहीं है, उनके किसी के साथ ताल्लुक़ है, मुतासिब हैं, गैर जानिबदार नहीं है, तो ये बातें वो सुप्रीम कोर्ट के बारे में कह रहे हैं। ये फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट ने ही करना है कि क्या जेआईटी ने सही तफ्तीश की है या नहीं की है। और राना सनाउल्लाह साहब या दूसरे लोग, कानून उन्होंने पढ़ा हुआ है, कानून के मुताबिक अगर इंसाफ और कानून की राह में या अदलिया की राह में अगर रुकावट डालते हैं तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म होता है जिसको परजरी कहा जाता है कि आप
इंसाफ की राह में रुकावटें बन रही हैं। तो रसूल भाई ये साहब, मैं तो रसूल भाई समझता साहब हूं क्या कि ये उनका आईनी हदफ, एक मुझे बात मुकम्मल करने आईनी दें। इदारा है? ये एक आपसे मिनट। ज़मीनी सवाल पूछ रहा हूं कि मतलब जिस तरह जीआईटी को आप कह रहे हैं कि इट्स पार्ट ऑफ द जुडिशरी, तो यानी इसकी हैसियत आईनी है, इसका रिस्पेक्ट वैसे ही है जैसे अदलिया का रिस्पेक्ट करना है। तो इसकी अगर तनज़्ज़ुली या इसके खिलाफ अगर स्लैंडरिंग हो रही है तो ये गलत है, आप ये कह रहे हैं रसूल भाई साहब? मैं दोबारा पूछ रहा हूं आपसे। मैं बिल्कुल ये कह रहा हूं कि जो एक फैसला सुप्रीम कोर्ट ने किया है उसको मुतनाज़ा बनाने की कोशिश ये लोग कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ मैं बात करूंगा ये कि जो वज़ीर आज़म साहब ने आज तकरीर की ये बहुत नामुनासिब थी। अच्छा, इंतहाई अफसोसनाक है कि उन्होंने अबहाम में, इस्तारों में, इशारों में बात की। मुनासिब ये था कि बात करते ही ना, अगर करनी थी तो आप वाज़े तौर पे बात करें कि क्या आप दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं जिनका यहाँ कोई ताल्लुक़ नहीं बनता, क्या आप पीटीआई के बारे में बात कर रहे हैं, क्या आप पीपल्स पार्टी के बारे में बात कर रहे हैं। फ़ैसले अवाम के नहीं हैं। अगर कभी फ़ैसले अवाम के होते तो आज हम वहाँ पे ना खड़े होते जहाँ पे हम खड़े हैं। हमारे हुक्मरान मनमानी करते हैं, गैर जमहूरी फ़ैसले करते हैं, अवाम की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ फ़ैसले करते हैं। अवाम में बात नहीं करनी चाहिए थी उनको। अब देखें, हुकूमत के सरबराह हैं, कभी भी कोई भी किसी भी हुकूमत, किसी भी मुल्क का हुकूमत का सरबराह हो, अपने इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करता जी, अपने रियासत के इदारों के ख़िलाफ़ बात नहीं करता। आज मुझे वो बू आती है उनके उस बयान से कि जैसे ऐसा लगता है कि अदलिया के बारे में बात कर रही हैं, फ़ौज के बारे में बात कर रही हैं। तो ज़ाहिर है कि तो उन्होंने जब वाज़े तौर पे बात नहीं की तो स्पेकुलेशन तो होगी, कियासराई तो होगी। ये बड़ी सही बात है। क्योंकि हम ये इस्तारे और इशारे और अवाम की ज़बान को समझते हैं तो, और उनके मिजाज को और जिस तरीके से वो हमले JIT पे करते रहे हैं उनको समझते हुए हम समझते हैं। मेरा ख्याल यही है कि ब्रिगेडियर साहब से मैं इत्तेफाक करता हूं। मेरा ख्याल ये है कि अदलिया और फौज की तरफ रसूल साहब जो आप बात कह रहे हैं, मेरा ख्याल ये है कि हारिस अब्बास साहब को भी वही बू आ रही है और शाहिदा साहिबा को भी वही बू आ रही है, रमेश कुमार साहब को वो खुशबू आ रही है, वो नहीं आ रही बू। रमेश कुमार साहब, सबको यहाँ पर, इमरान खान साहब को भी अलग कर दें, इधर जो लोग बैठे हैं वो सब कह रहे हैं जी आपने अदलिया के खिलाफ बात की है या आपने फौज के खिलाफ बात की है। रमेश कुमार साहब, ये बड़ा मुश्किल हो गया, या तो आप वाजे कर दें कि नाम लेकर के किसके खिलाफ बात करें वज़ीर आज़म पाकिस्तान, या फिर इसको मुबहम क्यों रखा हुआ है आपने अभी तक। रमेश कुमार साहब। सैफान खान, हमने अदलिया का पहले भी एहतराम किया है और आज भी एहतराम करते हैं। मैं तो बजाते खुद भी वहाँ पे अदलिया में पेश होता रहता हूँ। बात सिंपल में ये कि शाम को जब प्राइम मिनिस्टर की इस स्टेटमेंट के बाद जो तबसरे चले हैं टीवी के ऊपर मुख्तलिफ तज्ज़िया निगार या अपना इमरान खान के, तो जब एक वो क्या नाम है एक सीटी चल जाती है ना तो आदमी उस चीज़ को फॉलो कर देते हैं। मगर मैं रसूल बख्श रईस साहब ये यकीन से कहता हूँ कि प्राइम मिनिस्टर का कोई ऐसी अदलिया की तरफ या फौज की तरफ बात नहीं तो है। फिर किसके तरफ बात यह है कि हर इदारे में होंगे कुछ ऐसे लोग होंगे, हर इदारे में भी कुछ ऐसे लोग होंगे, कुछ ऐसे लोग होंगे जो इसी एजेंडा में, इसी गाड़ी में चढ़ बैठे हैं कि किस तरीके से मियां साहब की गवर्नमेंट साहब भी कह रहे हैं कि आप बताएं कि कौन है इस पर, आपसे सब मुतालबा कर रहे हैं, नाम लेके बताएं कौन से इदारे में ऐसे लोग हैं। रमेश कुमार साहब, आपके आरिज नवाज साहब के भी कुछ रिटायर्ड साथी होंगे, लाजमी है, और इस तरीके से जो है वो कुछ और भी इदारों के कुछ ऐसे साथी होंगे। ठीक है, हारिस नवाज साहब के रिटायर्ड साथी होंगे, सर ये तो आप वाज़े इशारे कर रहे हैं रमेश कुमार साहब। We are not in power, we are not the even non-state actors, we just give our own opinion। सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है, सारी उंगलियां बराबर नहीं होती है कि मैं आज सारी जुडिशरी को कह दूं या मैं सारी जो है वो फौज को कह दूं। मगर ये जरूर है कि इस वक्त जो एजेंडा किसी को कैप्टन बनाया हुआ है, किसी को वाइस कैप्टन बनाया हुआ है, मगर फिर वो गाड़े के अंदर जो बैठ जाता है उसके अंदर जो लोग यहां तक तो बात आ गई है कि रमेश कुमार साहब ने कहा है कि पाकिस्तान ब्रिगेडियर, मैं ब्रेक ले रहे हैं सर, मुझे ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब के कुछ रिटायर्ड साथी हो सकते हैं। अब ये बात रमेश कुमार साहब ने जो है इसकी वजाहत होना बनती है बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह वजीर आजम के बयान की वजाहत होना बनती है, और वो कब करेंगे, वो वक्त आने पर करेंगे। क्या पनामा के फैसला आने के बाद उनके हक में जब आ जाएगा, जब वो इस वक्त अपने दिल की बात आवाम के सामने रखेंगे, ये भी जानेंगे। और शहबाज शरीफ साहब की जो हियरिंग है 17 तारीख को, उसमें आखिरकार क्या बेनकाब होगा, इस ब्रेक के बाद हम बेनकाब करेंगे। मेरे साथ रहेंगे। मैंने
मेरी हुकूमत ने और मेरे सारे खानदान ने अपने आप को एहतसाब के लिए पेश कर दिया है। अगर उस वक्त मेरी पेशकश को सियासी तमाशों और साजिशों की नजर न किया जाता तो ये मामला आज तक हल हो चुका होता है। कोई ऐसा खानदान इस मुल्क में जिसकी 3 नस्लों का ऐसा बेरहमाना एहतसाब हुआ हो? मेरे मुखालिफिन तमाम तर कोशिशों के बावजूद मुझ पर किसी करप्शन, किसी बदनवानी, किसी किकबैक, किसी कमीशन का कोई एक मामला इल्जाम की हद तक भी सामने नहीं ला सके। मियां शहबाज शरीफ से जब JIT का जो है वो आमना सामना होगा तो मुझे तो बहुत यकीन है कि JIT के जो है वो 14 तबक रोशन हो जाएंगे। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां पर हम सवाल उठा रहे हैं अहम तरीन मामलात पर, JIT की प्रोसीडिंग्स पर, आज होने वाली प्राइम मिनिस्टर की पेशी पर, और आगे बढ़ते हुए कल की पेशी यानी एक दिन बाद की पेशी 17 तारीख की पेशी जो वजीर आला पंजाब, खादिम आला पंजाब जनाब शहबाज शरीफ साहब की होगी। वहां क्या हो सकता है, क्या सवालात हो सकते हैं, क्या मंजरनामा हो सकता है? आखिरकार राना सनाउल्लाह साहब ने एक ऐसा स्टेज सेट किया है, एक ऐसी हाइप बिल्ड की है, उन्होंने खुद ही नून लीग ने हाइप बिल्ड कर दी है। वो कहते हैं कि जिस तरह आपने सुना कि 14 तबक JIT के रोशन हो जाएंगे, आखिरकार उनकी इससे मुराद क्या है, वो क्या कहना चाहते हैं, कोई ऐसे सबूत हैं शहबाज साहब के पास? आखिरकार होगा क्या 17 तारीख को? ये भी प्रोग्राम में बेनकाब करते हैं। वैसे शाहिदा जमील साहबा, ये क्या है आखिरकार? ये आपने थ्रेड वाला सवाल तो हो गया, लेकिन इसको अगर लॉजिकली समझें तो क्या शहबाज शरीफ साहब के ऐसे कोई सबूत है, कोई दस्तावेजात हैं, कोई ऐसा उनके पास मुनफरिद जवाब है जिससे JIT के 14 तबक रोशन हो जाएंगे? वो क्या चीज हो सकती है शायद जमील साहबा? ये तो बहुत मुश्किल है कहना कि ये क्या करेंगे, मगर एक जुमला वज़ीर आज़म साहब ने जो इस्तेमाल किया वो था कि वो कोई ऐसी सबूत हमारे ख़िलाफ़ पेश नहीं कर सके। ये जुमला मेरे लिए ज़रा सा अजीब सा है। इसका मतलब है कि हो सकता है, पता नहीं, हमें नहीं मालूम कि इनको हिदायत मिली है कि क्योंकि ये सस्पेक्ट हैं, बाकायदा इनसे पूछताछ हो रही है, पर्सन्स ऑफ इंटरेस्ट हैं, लिहाजा उन्होंने ज़रूर पेश हुए हैं, मगर लगता है कि ज़्यादा बोले नहीं हैं। सुना है लेकिन ज़्यादा बता नहीं सकते। उन्होंने सिर्फ कहा कि जो हमने दिया वो सामने है, उससे ज़्यादा इजाफा नहीं लगता होगा। तो अगर ये सही है, अगर ये सही है कि उनको हिदायत दी है कि आप इंक्रिमिनेट ना करें, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन ले ली उन्होंने, तो नतीजा है कि शहबाज शरीफ साहब भी वही करेंगे। और पता नहीं क्या उनको यानी किस तरह से उनको ये एक हाइप बिल्ड कर रहे हैं शहबाज शरीफ की आमद की, लेकिन अंदर जो सूरत हाल होती है उसका हमें कुछ पता नहीं। ये वक्त बताएगा। और हकीकत है कि असल दिन हमारे इदारों की दुरुस्तगी की तरफ अगर हम जाएंगे, वो दिन होगा जब हम जजमेंट देखेंगे जो आएगी अदालत से। तो वो ये तारीख का मोड़ बनेगा कि हम किस रुख पे जा रहे हैं। मजबूती की तरफ अपने इदारों को मजबूत कर रहे हैं, जमहूरियत को मजबूत कर रहे हैं, कानून की बालादस्ती को मजबूत कर रहे हैं, या हमारे यहाँ एक खलफशार पैदा होगा। ये वक्त बताएगा। लेकिन क्या ये तो वक्त बताएगा, वो बात ठीक है, लेकिन आप यानी कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज एक्सपेक्ट नहीं कर, आप कह रही है इट विल बी नॉर्मल, यानी वो अंदर जो होगा वो तो खुद ही, ये तो हमें नहीं पता। उन्होंने बात की है कि उनके तरफ से उसूल ये है कि प्रोसिक्यूशन जो होती है या कोई भी इन्वेस्टिगेशन कर रहा है इस तरीके से, तो जाहिर है वो सवाल पूछ सकते हैं, मगर ये अपनी डिफेंस ले सकते हैं कि हम अपने आप को इंक्रिमिनेट नहीं करेंगे, लिहाजा ज़्यादा नहीं बताएंगे। तो लगता है कि शायद इनके जुमले से ये जाहिर होता है कि उन्होंने सारा वज़न डाला है कि वो कुछ पेश नहीं कर सके। इसका मतलब है कि जो उनके तरफ से जो सवालात आ रहे थे उसके अंदर कोई चीज़ नहीं, उन्होंने शायद अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल फंडामेंटल राइट्स वज़ीर आज़म के बयान का हिस्सा है जो आप जिसको आप डिस्कस कर रहे हैं, उन्होंने अपने आप को इंक्रिमिनेट ना किया हो, जिसका मतलब है खामोशी इख्तियार की है बहुत सी बातों पे। मैं रमेश कुमार साहब की आवाज आ रही है। रमेश कुमार साहब, आपकी क्या शहबाज शरीफ साहब के पास क्या ऐसा कुछ है जिससे 14 तबक रोशन हो जाएंगे JIT के? वो क्या चीज है जो वज़ीर आज़म को देखकर नहीं 14 तबक रोशन होते JIT के, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उधर 14 तबक रोशन हो जाएंगे? 17 तारीख को ऐसा क्या होगा जो शहबाज शरीफ साहब करेंगे? वहां खिताब करेंगे, क्या होगा? हबीब जालिब की शायरी सुनाएंगे, क्या करेंगे इस वक्त? रमेश कुमार साहब। सैफान खान, हमारे अगर कारकुन स्टेटमेंट देते हैं तो उन स्टेटमेंट को आप ये नहीं समझो कि रोशन हो जाएंगे, मगर मैं सिर्फ ये कहूँगा कि रूल ऑफ लॉ की बात की जाए या इदारों की
इज्जत की बात की जाए तो आज प्राइम मिनिस्टर ने भी ये साबित कर दिया, 17 तारीख को शहबाज शरीफ भी ये साबित करेगा कि वो इदारों को अहमियत देते हुए अपने आप को वहाँ पे JIT के सामने पेश कर रहे हैं, जबकि कोई करप्शन नहीं हो, कोई ऐसी चीज़ नहीं हो। जो चीज़ें पूछी जा रही हैं, आज अगर कोई मुझसे भी पूछे, आज अगर कोई ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज से भी अगर 10 साल पुरानी क्या 5-6 साल भी पुरानी चीज़ पूछे तो याद नहीं होगी। मगर अब और अगर बात ऐसे की जाती है, आज भी डिफेंस के अंदर 2 करोड़ में जो रजिस्ट्रेशन होती है बंगले की, वो 20 करोड़ का आज भी बंगलो है। आप करप्शन की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे एक लोग के कराची के अंदर 50 घर है, मगर वो 2-2 करोड़ रुपए में एक घर रजिस्टर्ड है और एक घर की वैल्यू 20 करोड़ रुपए है। तो ये क्या है? ये मुल्क के अंदर ये एक सियासी इशू बनाया गया है। करप्शन का इशू कोई नहीं है, ये सियासी इशू है। प्राइम मिनिस्टर ने खुद अपने आप को, लेकिन आपसे समझना चाह रहा हूं ना कि आप कह रहे हैं कि हमारे सियासी सारे लोगों ने कहा था, ख्वाजा साद रफीक सब लोगों ने कहा था कि आपको पेश होने की जरूरत नहीं है। मियां साहब ने कहा नहीं, मैं सुप्रीम कोर्ट को खत लिखूंगा। तो आपके मैं सियासी चाहता हूं कि ये कारकुन सबके बयान सामने देते हैं आए राना सनाउल्लाह साहब कि 14 तबक रोशन हो जाएंगे, तो उसकी मैं फिर क्या इंटरप्रिटेशन करूं कि 14 तबक का मतलब क्या इसका लूं? मतलब इसकी कोई सिनोनिम बताएं मुझे, कोई इसका ममासलत से कोई लफ्ज क्या इसकी आजकल के दौर में, आज सैफान खान, आजकल के दौर में स्पेशली कारकुनों की बात की अगर आप इंटरप्रिटेशन करेंगे तो रोजाना हर आधे घंटे के बाद आपको ब्रेकिंग न्यूज मिलेगी, कभी हमारी तरफ से, कभी PTI की तरफ से, कभी जमात इस्लामी की तरफ से। कानून पंजाब है, बड़े कलीदी उनका किरदार है, राइट हैंड है शहबाज शरीफ साहब। बात यह है कि लीडर खुद वहां पे तो इमरान खान खुद ऐसी बातें करता है। चले वो करता है तो गलत करते हैं ना, आप क्या करते हैं? हम तो ये सवाल पूछ रहे हैं ना इससे। लेकिन ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब का बार बार आप नाम लेते हैं। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब, अभी रमेश कुमार साहब ने कहा हो सकता है कि आप भाई है मेरा, इस वजह से नाम लेता हूं। आप देखें ब्रिगेडियर हारिस नवाज भाई है मेरा, हमारे गुजारे हुए इकट्ठे दिन है, इस वजह से नाम लेता। अच्छा, तो हारिस नवाज साहब आप मुझे बताएं, आपके रिटायर्ड साथी को जानते हैं आप जो इस वक्त ये साजिशें कर रहे हैं इस वक्त मुल्क के खिलाफ, सलामती के खिलाफ? देयर आर वेरी फ्यू जो फौज में ऑफिसर्स हैं और वो बिल्कुल फेयर बात करते हैं, ना कोई उनका पॉलिटिकल एजेंडा है ना कोई और एजेंडा है। वी आर जस्ट सिंपल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड वी टॉक अबाउट पाकिस्तान इंटरेस्ट एंड मुल्की मफादात में बात करते हैं। सेकंड, ये रिकॉर्ड की बात जो है ना, आपका रिकॉर्ड किसी को याद नहीं होता बट डॉक्यूमेंटेड होता है सारा। आपका चाहे 50 साल का रिकॉर्ड होगा, ऑल जो अकाउंटेंट्स, आपके सेक्रेटरीज, आपके PA, हर एक के पास डॉक्यूमेंटेड चीज़ें होती हैं। दोज हैव टू प्रोड्यूस के टैक्स रिटर्न जाती हैं, जिसकी वजह से मैं नैब में डायरेक्टर फाइनेंशियल का क्राइम रहा हूँ। मुझे पता था कि ये चेयरमैन नैब में अगर थोड़ी सी हिम्मत होती और उनका मुल्की मफादात का ख्याल होता तो कोई वजह नहीं थी कि ये 2+2 का केस था कि यहाँ से पैसा जो है वो दुबई कैसे गया, दुबई से सऊदी अरब कैसे गया, सऊदी अरब से ये कतर कैसे गया और कतर से फिर जाके ये लंदन कैसे चला गया। ये मनी ट्रेल चाहिए। व्हाट इज सो डिफिकल्ट अबाउट इट? और सेकंड बात ये कि ये पैसा कहाँ से आया, क्या आपने टैक्स रिटर्न में शामिल किया? आपने खुद जब एक्सेप्ट कर लिया कि हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, then you have to prove it. And why don't you give a retail cutting that is no value? सर, मैं हजरत से आपसे पूछना चाह रहा हूं, आप 2003-4 की बात कर रहे हैं कि जब आप नैब में थे, ये केस आप समझते हैं बड़ा स्ट्रॉन्ग था, लेकिन चेयरमैन नैब ने प्रोसीड नहीं किया ड्यूरिंग मुशर्रफ साहब एरा, ये कह रहे हैं आप क्या? लेकिन मैं तो नैब में अभी शुरू में था, लेकिन बात यह है कि जनरल मुशर्रफ के वक्त में ये प्रॉब्लम थी, ये डील करके 10 साल के लिए चले गए थे। देयर केसेस वर नॉट ओपन, दैट इज व्हाट द अंडरस्टैंडिंग, दे विल गो अब्रॉड एंड देयर केसेस विल नॉट बी फॉलोड एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड। अभी आए हैं, उसके बाद पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी, जाहिर है कि दे हैड सम अंडरस्टैंडिंग। अब ये बात जब पनामा लीक्स में ऑटोमेटिकली दुनिया में खुली है, उस वक्त आके ये बातें खुली हैं और फिर बयानात आपके बेटे कुछ कह रहे हैं। आप असेंबली में नजदीक ये करप्शन का मुकदमा है, बदउनवानी का मुकदमा है, ये फैमिली बिजनेस और ये सब नहीं है, गवर्नेंस का मुकदमा है आपके नजदीक। इट इज अ करप्शन केस, इट इज अ लूटिंग ऑफ पब्लिक मनी का केस है which you cannot justify and you have not been able to justify। आज अगर आप गए थे आप JIT में, आपका काम था जो आपने सुप्रीम कोर्ट में एविडेंस दी थी उससे ओवर एंड अबव देते, उससे तो चीज सुप्रीम कोर्ट इज नॉट सेटिस्फाइड, दैट इज व्हाई दे ऑर्डर्ड अ कॉन्स्टिट्यूट अ JIT। JIT में भी अगर वही पेपर दे दिए। लेकिन आपका जो नुक्ता है सर कि ये करप्शन का मामला है, रमेश कुमार साहब, ये करप्शन का लूटिंग मनी, ये कहते हैं लूटिंग मनी, जो इनके लफ्ज हैं हारिस नवाज साहब के, तो सर ये फिर ये आपके फैमिली बिजनेस पर्सनल मुझे ये बताएं जी, मुझे ये बताएं कि 1999 से लेके 2008 तक फौजी हुकूमत रही, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी उस टाइम बहुत एक्टिव थे। आप मुझे बताएं, नैब जो है 99 में हमने ही नैब का बुनियाद रखा था,
मगर नैब फिर मुशर्रफ साहब ने उस चीज को एक्टिव रखा आपके 14 और केसेस उन्होंने हैं बहुत ना ज्यादा वहाँ पर, कोशिश रमेश की, साहब, कुछ नहीं मिला, रबिया शोबर कुछ 14 नहीं दिन मिला। में आपके और उसके बाद फाइनेंस 2008 मिनिस्टर से ने 2013 दिया है तक, एविडेंस, 2008 से एफिडेविट 2013 तक 5 साल में, लेकिन सर वो 14 केसेस का कुछ हुआ नहीं ना, 2008 से 2013 तक सालों से साल है में- ये इसलिए नहीं हुआ कि ये बाहर चले गए थे 10 साल के लिए, ये डील वगैरह करके कॉन्ट्रैक्ट साइन बाहर करके। से- अच्छा रसूल भाई साहब, नहीं, रसूल भाई तो साहब, फिर तो ये आपको अगली पेशी में ज्यादा अहमियत किसकी लगती है, शहबाज शरीफ 13 साहब तक या पीपुल्स इसाक पार्टी डार साहब गवर्नमेंट थी, या कैप्टन उन्होंने भी सफदर कोशिश साहब, की, रसूल भाई साहब? उन्होंने भी रहमान मलिक ये वो हुदीबा पेपर ये ख्याल सारी ये है चीजें आई, कि मगर मैं नहीं समझता इनको हूँ मौका अगर दिया ये जा रहा चीजें है मोटरवे सफाई जो आज बातें की जा रही है और उसमें थोड़ा सा भी सबूत दम भी होता लें, तो उसी टाइम सारी दस्तावेज़ात चीजें भी लें क्लियर हो और जाती। हमें बताएं कि पैसा कैसे बना, कैसे बाहर गया। तो अगर वो मुतमैन कर लेंगे JIT को तो सुप्रीम कोर्ट भी मुतमैन हो जाएगा, कौम भी मुतमैन हो जाएगी, मामला वहाँ पे ख़त्म हो जाएगा। अब हम क़यास राय नहीं कर सकते कि क्या इनके पास सबूत हैं या नहीं हैं, मुकम्मल हैं गैर मुकम्मल हैं, क्या JIT मुतमैन होगी या सुप्रीम कोर्ट होगा या नहीं होगा, ये तो सारी क़यास राय है। सही। लेकिन उनको एक मौका दिया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ जो उनकी ज़बान है और जो सियासत वो कर रही हैं JIT के हवाले से और सुप्रीम कोर्ट के हवाले से, उससे तो ये ज़ाहिर होता है कि उनके पास सबूत नहीं है, या यह है कि तमाम इस पनामा लीग के मामले को, अदालती कार्रवाई को और JIT की तफ्तीश को वो सर, ये मुतनाज़ा बनाना मुतनाज़ा- चाहते हैं। शेख रशीद साहब जब कहते आप हैं ये ये कहते आखिरी हैं 5 कि ओवर का 14 खेल है। तबक रोशन हो जाएंगे तो उससे धमकी होती है। अच्छा ये शेख रशीद उससे साहब कहते हैं मुराद आखिरी धमकी 5 होता ओवर है। का खेल है रसूल साहब। ग्रीवेंसेस होते हैं तो हाई अप्स को बताने मैं पड़ते हैं, शेख रशीद मगर साहब उसके से साथ बिल्कुल तावन नहीं इत्तेफाक करे, करता हूं। उधर हम अच्छा, पेश इत्तेफाक नहीं हो जिस तो फिर अंदाज हम- से हम ये कसूरवार हैं। इन्होंने ठीक है सर, मैं वाइंड अप, मुझे माजरत बहुत सारे आप सभी कमेंट्स जरूरी हैं, लेकिन वी हैव टू वाइंड इट अप। यहाँ पर शो को वाइंड अप करते हैं और आपका शुक्रिया अदा करते हुए रसूल भाई साहब, रमेश कुमार साहब, वैसे शायद जमील साहब, ब्रिगेडियर हाल, अहम तरीन मामला, अहम तरीन पेशी आइंदा होने वाली है, उसमें होगा क्या बेनकाब होगा, आज हमने बेनकाब करने की कोशिश करी। फॉर फीडबैक फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।